हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। मेरा नाम है एकांश शर्मा और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। 10th बोर्ड का जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि इसके कितने भागों में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आसानी के तौर पर हमने इसका ऑपरेशन किया। ठीक है, हमने क्या देखा, ये 6 भागों में मुख्य तौर पर बटा हुआ है। तो उसका पहला भाग आज हम देखने वाले हैं, लेक्चर 1 ये होने वाला है। ठीक है, लेक्चर 1 में हम क्या देखने वाले हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। 9th में हम पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति प्लस राष्ट्र का विचार। जो ये है पहला लेक्चर हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, आराम से इसको समझेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या देख लो एक बार, जो राष्ट्रवाद यहाँ पे शब्द है कुछ आपको नया सा लग रहा होगा या आपको पता भी होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या है ये क्या है, देश प्रेम है। क्या है, देश प्रेम है। ठीक है, या कह सकते हो अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव है देश के प्रति। यही क्या है, राष्ट्रवाद। अब हम क्या जानेंगे कि यूरोप जो महाद्वीप है अपना, यूरोप जो महाद्वीप है उसमें राष्ट्रवाद कैसे आया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले हम देखते हैं कि आज से 300 से 250 साल पहले अपना भारत हो गया। भारत ले लो, यूरोप का कोई सा भी देश ले लो, कहीं भी ले लो आप। ठीक है, राजाओं का शासन था। क्या था, राजाओं का शासन। वहां पे राजा राज करते थे, राजतंत्र की स्थापना थी। ठीक है, तो वो क्या करा करते थे, प्रजा पे बहुत अत्याचार करा करते थे। किस प्रकार से किया करते थे, क्यों भाई, उन्होंने कभी भी जब मर्जी आया करों में वृद्धि कर दी। ठीक है, करों में वृद्धि कर दी, उनसे ज्यादा ये अपने महंगाई बढ़ा दी। तो इससे क्या हो जाती थी, प्रजा काफी परेशान हो जाती थी। ठीक है, तो भाई परेशान होते होते काफी समय बीतने लगा। फिर एक टाइम आया फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस के लोगों ने बोला अब सहन नहीं करेंगे भाई, अब तुम देख लो क्या करते हैं हम। फिर ऐसा ही समय आया जिसके बारे में क्या पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति हम देखते हैं। तो भाई फ्रांस के लोगों ने बोला भाई ये बहुत हो गया, हम ये अत्याचार अब चैन सहन नहीं करने वाले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्रांति कर दी। ठीक है, क्रांति कर दी। यूरोप में सबसे पहली क्रांति हुई थी, कब हुई थी, ध्यान रखना, 14 जुलाई। 14 जुलाई आगे क्या 9th में पढ़ा है हमने। ठीक है, 1789 में, 1789 में वहां के लोगों ने क्या कर दी, क्रांति कर दी। ठीक है भाई, अब क्रांति कर दी तो वो राजा भी हो, राजा कौन सा था ये भी याद रखना, लुई 16वां। ठीक है, एक बोर्बो राजवंश था, वहां का ये एक शासक था। ठीक है, लुई 16वां, 14 जुलाई 1789 में इसके विरोध में क्रांति कर दी। प्रजा क्या हुई, रोडों पे निकल आई और काफी ज्यादा भारी मात्रा में विरोध कर दिया। ठीक है, तो राजा उसको रोक नहीं पाया और राजा को वहां से हटा दिया गया। ठीक है, क्रांति हो गई, अब राजा हट चुका। अब फिर वहां पे लोगों ने मिलकर इकट्ठे हुए और तय किया कि भाई अब यहाँ पे प्रजातंत्र की स्थापना होगी। अब लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे और वही उसकी नियति तय करेंगे। लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम ही क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो जब शासन करेंगे तो वहां पे प्रजातंत्र की स्थापना होगी। प्रजातंत्र क्या होता है, सिंपली हम देखते हैं एक लोकतंत्र होता है, राजतंत्र तो काफी सारे। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रजातंत्र होता है। प्रजातंत्र में क्या होता है, लोग स्वयं ही शासन चलाते हैं अपने देश का खुद। ठीक है, राष्ट्र का गठन हो गया, प्रजातंत्र की स्थापना वहां पर हो गई। सवाल एक पूछता है कि राष्ट्रवाद की सबसे पहली प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति, भाई ये क्या बोल दिया मैंने, समझ में नहीं आया ना। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद का सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया। आपने देखा पूरे यूरोप में कहीं भी हुआ क्या, सबसे पहले 1789 में हम क्या देखते हैं, फ्रांस के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये एक सवाल यहाँ पे से आपको बन जाता है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, अब क्रांति हुई, लोगों में राष्ट्र की बात की भावना भी थी। ठीक है, एकदम से थोड़ी आ गई, काफी टाइम लगा होगा और जरूरी थोड़ी है पूरे देश में हो राष्ट्रवाद की भावना, काफी सारे नागरिक होते हैं। तो क्या होता है, कुछ क्रांतिकारी थे वहां के, क्या थे, क्रांतिकारी। जैसे आप देख लो भारत में कौन हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, काफी सारे महान नेता हो गए, महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे काफी सारे कदम उठाए जिनसे लोगों में क्या है, देश के प्रति प्रेम की भावना उभर उभर कर आती थी। ठीक है, तो वहां के क्रांतिकारियों ने भी क्या किया, कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे क्या हुआ, देश में प्रेम, देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत हुई। ठीक है,
पहले के एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखो, पहले लोग राजा जो होता था, काफी सारे देशों में राजा होते थे ना, राजा क्या कहते थे, तुम राजा से प्रेम करो, यही क्या है अपनी देश प्रेम है। लोग उनको मानते भी थे। फिर धीरे धीरे जब उनको पता पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है, राजा से प्रेम क्या है, देश प्रेम नहीं है, फ्रांस के लोगों को सबसे पहले पता पड़ा, तो उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। ठीक है, क्रांति कर दी। अब इन्होंने सोचा भाई हमारे देश में तो प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, अब थोड़े पड़ोस वड़ोस का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके एक साल बाद यहाँ की जो सेना थी, फ्रांस की जो सेना थी, वो कहाँ गई, पड़ोसी देशों में गई। अच्छा, कौन से पड़ोसी देशों में गई, तो हम क्या देखते हैं, ये हॉलैंड गई, बेल्जियम गई, और कहाँ गई, स्विट्जरलैंड गई, और हम क्या देखते हैं, इटली के में भी काफी जगह ये गई। तो इस प्रकार से काफी सारे देशों में गई फ्रांस की सेना। क्यों करने, कब्जा करने गई क्या, कब्जा करने नहीं गई थी ये वहां के जो लोग थे, वहां पर भी ऐसे राजाओं का शासन चल रहा है, तो ये बताने गई थी कि भाई अपने देश से प्रेम करो, राजा से प्रेम मत करो, मतलब राष्ट्रवाद के विचार को क्या गई थी, फैलाने गई थी। तो ये एक सवाल पूछ सकता है कि कौन से दशक में। अच्छा, दशक क्या होता है, जो 10 वर्षों का समय अवधि होती है उसे दशक कहते हैं। तो 90 आप देख पा रहे हो, ये दशक है, 89 से सीधे 90 में गई ना, एक साल बाद चल गई, तो ये क्या हो गया, 1790 का दशक। जो इससे आने वाले 10 वर्षों का समय था, इनमें कहाँ पे गई है, इन काफी सारे देशों में गई, मतलब पड़ोस में, राष्ट्रवाद का विचार फैलाने के लिए। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आया, फिर आगे का हम देखते हैं। ठीक है, एक बार इसे वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या कहानी पढ़ी अब तक, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने देखा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे चालू हुआ ना, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो भाई हमने कहा देश प्रेम की भावना है या उसके प्रति अपनेपन का भाव क्या है, राष्ट्रवाद हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम क्या देखते हैं, चैप्टर चालू होता है हमारा फ्रांसीसी क्रांति से। सबको पता है, 9th में पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो, हमने काफी ज्यादा इसमें पूछेगा नहीं, और पूछेगा कब हुई थी, डेट भी नहीं पूछेगा, आप तो बस ये याद कर लो। 1789 में क्या हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, सबसे पहले यूरोप में हुई, यहीं से राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पर आई, फ्रांस में आई। ठीक है, तो कौन सा शासक था, लुई 16वां था, उसको हटा दिया, तुम भगो यहाँ से, अब हम तुमको राज नहीं करने देंगे। फिर क्या हुआ, वहां पे लोगों ने प्रजातंत्र की स्थापना कर दी। प्रजातंत्र क्या होता है, जब लोग खुद का ही शासन खुद ही चलाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। तो वहां पे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, उससे पहले देखो एक बार 1790 में फ्रांस की सेना गई, और देशों में भी चल गई। भाई तुम भी जान लो कि भाई ऐसे शासन नहीं चलता है राजाओं से, खुद का शासन खुद चलाओ। ठीक है, तो उन्होंने बताया राष्ट्रवाद का असली मतलब होता क्या है। लोग, राजा ने तो बता रखा था भाई तुम मुझसे प्रेम करो, ये उनको बताने गए कि भाई ऐसी बात नहीं है, देश से प्रेम करना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो ये विचार उनको बताने गई, सब जगह परेशान थे लोग। ठीक है, तो अब क्या हम क्या देखते हैं, जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी, इसके लिए क्रांतिकारियों ने कुछ कदम उठाए लोगों के लिए। ठीक है, कि जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो, प्रेरित हो। तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि क्रांतिकारियों द्वारा कुछ उठाए गए कदम, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना के लिए जो जो कदम उठाए वो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का उपयोग किया। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार, कि नागरिक हैं हम, सभी एक देश के हैं, पितृभूमि मतलब हमारे देश की जो भूमि है वो सबके लिए एक समान है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। एक नया झंडा तिरंगा चुना गया। अब जो राष्ट्र का गठन हो चुका है, तो उसकी पहचान के लिए एक झंडा तिरंगा चुना गया। हमारा भारत वाला तिरंगा नहीं, 3 रंगों वाला झंडा कोई भी तिरंगा होता है, वहां का एक अलग झंडा चुना गया, जिससे लोगों को उसको देखते ही अपने राष्ट्र की भावना बार बार याद आती रहे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, स्टेट जनरल होता था। जनरल को याद में नहीं है, कमेटी टाइप की आप कह सकते हो, जो कानून बनाए। ठीक है, तो वो जो होता था वहां पे उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, और क्या किया गया, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, जो केंद्र का जो प्रशासन है, जो कार्य है, उसको संभाल सके। तो उसके लिए उसमें क्या किया, उसने सबके लिए समान कानून बनाए। कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ना कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार मिलेंगे, ना पादरी वर्ग को। ठीक है, सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज देख, क्या देखते हैं हम, शहीदों का गुणगान हुआ। जो वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो काफी सारे लोगों ने बलिदान दिया था,
उनका क्या किया गया, गुणगान किया गया। और क्या देखते हैं, शपथें ली गई, शपथ कि भाई हम स्कूल में प्लेज नहीं लेते हाथ खड़ा करके ऐसे कि हम भारत के निवासी हैं, ये है वो है, ठीक है। तो उस प्रकार से शपथ ली गई कि अभी हम सब देश में साथ सबको साथ में लेकर चलेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है। और स्तुतियां रची गई। स्तुतियां मतलब क्या कह सकते हो आप, कहानियां, कहानियां, गीत, लोकगीत, इस प्रकार से काफी सारी जो कृतियां हैं या स्तुतियां हैं वो रची गई, जिनको पढ़ पढ़कर लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावना क्या हो, प्रेरित हो। ये सब किस लिए है, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए लोगों के मन में, क्या राष्ट्रवाद को मन में जगाने के लिए, ताकि वो भी क्रांति में हिस्सा ले सके। कब का ये, 1789 से पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्रांति के बाद थोड़ी जगेंगे, क्रांति के बाद तो ऑटोमेटिकली जागी ही रहेगी वो, उससे पहले का बता रहा हूँ मैं। और क्या की गया, फ्रेंच जो थी, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। फ्रेंच को क्या कर दिया, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया कि भाई अब पूरे जो फ्रांस है उसमें फ्रेंच बोली जाएगी। ऐसे दबाव नहीं था कि आप ये वाली बोली नहीं बोल सकते, काफी सारी स्थानीय बोलियां भी होती है, लेकिन ऐसे दर्जा दे दिया गया कि फ्रेंच अब राष्ट्र की क्या है, भाषा है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारे जो भारत है उसकी राष्ट्रभाषा कौन सी? ठीक है, जो भारत है अपना, उसकी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो इसका जवाब आप मेरे को कमेंट में बताना, अगर नहीं बता पाते हो अगले वीडियो में मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा, कौन से में, लेक्चर 2 में। तो यहाँ पर क्रांतिकारी द्वारा उठाए गए कदम हमने देख लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मस्त टॉपिक आने वाला है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों को देख लिया। अभी वापिस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। हमने क्या देखा, 1789 में क्या हो गई, क्रांति हो गई अपनी, 1789 में क्रांति हो गई। और फिर हम क्या देखते हैं, 1790 में जो सेना है वो कहाँ जाती है, दूसरे देशों में जाती है विचार को फैलाने के लिए। फिर हम क्या देखते हैं, इसके अगले ही साल, गलत लिख दिया है, इसके अगले साल कब, 1791 में जो फ्रांस का जो संविधान है, वहां पे प्रजातंत्र की स्थापना हुई है ना, तो वहां पर एक संविधान बनाया गया। अब ये थोड़ी आज फ्रांस आजाद हो गया 1789 में, चलो भाई आज संविधान बन गया, टाइम तो लगता ही है ना। 1791 में वहां का संविधान बनकर तैयार हो गया। सवाल एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा स्टोरी वाइज हम चल रहे हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। संविधान बन गया। अब क्या देखा गया वहां पे लोगों ने, कि संविधान में कुछ क्या देखी उन्होंने, कुछ कमियां देखी, कमियां देखी उन्होंने। तो वहां का क्या था, एक बहुत ही फेमस आदमी हुआ जिसको सब जानते हैं, कौन, नेपोलियन को सब जानते हो, बढ़िया है। नेपोलियन, इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। वो क्या था, ये कौन था, ये वैसे एक सैनिक था। आप क्या देखते हैं, एक सैनिक था, ठीक है। उसने लोगों को क्या बताया, ठीक है, ऐसे बताना चालू किया कि भाई देखो संविधान में ये कमियां है, तुम मेरे को क्या दो, शक्ति दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है। करा भी इसने आगे भी, अब देखो कैसे क्या क्या होता है। इसने क्या बोला कि तुम मेरे को शक्तियां दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो ये करीबन 1799 के आसपास पूरे जो वर्ल्ड था उसमें काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। तो लोगों ने भी डिसाइड किया भाई यहाँ इसको गद्दी दे देनी चाहिए, सही आदमी कह रहा है कि भाई इसमें कमी है, तो इसको दूर कर देगा ये, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए जो नेपोलियन था वो आया 1799 के लगभग आया। और फिर 1804 आप देखते हो, 1804 में इसको क्या कर दिया गया, राजा बना दिया गया। कहाँ का, फ्रांस का राजा बना दिया गया, ठीक है, राजा बन गया अभी, ठीक है। कब से कब तक, 1804 से 1815। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, 1 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, कितने का भी आ सकता है ये। अभी बता रहा हूँ इसके बारे में पूरा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब 1804 में ये आ गया नेपोलियन, ये सब सुधारने के लिए व्यवस्था। अब संविधान में कमियां थी, उनको दूर भी तो करेगा ना। तो इसने क्या किया, एक संहिता बनाई,
कानून की किताब बनाई, मान लो नया संविधान बनाया 1804 में, क्या किया इसने संविधान बनाया नया, जिसे क्या कहा गया, नेपोलियन की संहिता। क्या कहते हैं हम, नेपोलियन की संहिता, या एक और नाम से इसको जानते हैं, क्या कहते हैं, नागरिक संहिता। तो सीधे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेपोलियन की संहिता या नागरिक जो संहिता है उसका निर्माण कब किया गया, 1804 में। ठीक है, किसने किया, नेपोलियन भाई साहब ने किया। ये राजा कब बने फ्रांस के, 1804 में बने। कब तक बने, 1815 तक। ठीक है, अब इसने क्या करी, नागरिक संहिता बना दी। ठीक है, नागरिक संहिता बना दी, तो उसकी काफी जो पूछता है एग्जाम में, एक बार ऐसे पूछ सकता है 2 से 3 नंबर का सवाल, भाई नेपोलियन की नागरिक संहिता है उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, उसमें इसने क्या क्या प्रावधान किए, क्या क्या काम किए, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो 1804 की जो नागरिक संहिता आई उसकी कुछ विशेषताएं, मतलब उसमें क्या क्या नेपोलियन ने किया। ठीक है, उसने क्या देखा कि भाई यहाँ पे जन्म के आधार पर विशेषाधिकार थे। ठीक है, क्या होता था पहले फ्रांस में, 3 समूहों में सामाजिक जो समाज था वो बटा हुआ था मुख्य तौर पर। एक था कुलीन वर्ग, एक था पादरी वर्ग और एक साधारण। ठीक है, साधारण लोग थे, ये क्या थे, कुलीन वर्ग जो शासन चलाते थे। ठीक है, शासन चलाते थे, राजा वाजा लोग हो गए। एक था पादरी वर्ग जो पुजारी होते हैं, जैसे चर्च में जो पुजारी होता है उसे पादरी कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो मंदिर में पुजारी होते हैं उन्हें पंडित कहा जाता है। उसी प्रकार से वहाँ पे क्या होते थे, पादरी। और एक जो साधारण समूह थे वो भी 3 वर्गों में बटा हुआ था, तो उनको अभी ज्यादा देखते नहीं है हम। तो क्या होता था, मुख्य तौर पर ये तो मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटे हुए होते थे। हम क्या देखते हैं, जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे ना, ये तो अमीर होते थे। तो इनसे क्या है, जब ये कोई भी बच्चा कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों घरों में पैदा होता था, तो उन्हें क्या, एक जन पर विशेष अधिकार दिए जाते थे। विशेष अधिकार क्या दिए जाते थे, विशेष अधिकार। क्या अधिकार दिया जाता, करों से छूट। ठीक है, और जब ये पैदा होते थे तो इन्हें क्या अधिकार दिया जाता था, भाई कर देना पड़ेगा इनको ज्यादा, इन्हें करों से छूट नहीं दी जाती थी। अब जब ये गरीब है तो इन्हें कर से छूट दी जानी चाहिए ना, इन्हें कर से छूट देते थे बिना मतलब में। ठीक है, तो इसने देखा ये बहुत ही गलत चीज है, तो इसने क्या किया, जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया कि अब कानून की नजर में सभी समान है, किसी को भी विशेष टाइप का अधिकार नहीं मिलेगा। एक हमने ये देखा विशेषता। तो कानून के समक्ष जो बराबरी और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया, मतलब क्या है, जो कानून के समक्ष सब बराबर है, मतलब उसने कहा जो कानून है उसके सामने क्या है, सब बराबर है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। और क्या क्या, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया, मतलब कोई भी व्यक्ति संपत्ति को रख सकता है, बस इतना ही। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि जो नेपोलियन था उसने क्या किया, यातायात और संचार व्यवस्था जो थी उसको सुधारा। अब यातायात क्या होता है तो सबको पता है, कार बस ट्रेन से जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, यातायात व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो उसको सुधारा। संचार व्यवस्था को सुधारा। संचार मतलब क्या होता है, हम जब किसी से फोन पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं तो क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान संचारण हो रहा है। संचारण मतलब भी एक प्रकार से जाना है सूचनाओं का। ठीक है, तो उन व्यवस्थाओं को सुधारा गया। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, पत्र होता था, अखबार होते थे, अखबार अभी भी होते हैं लेकिन पहले उन्हीं के माध्यम से होता था। ठीक है, तो इन प्रकार से संचार व्यवस्था को सुधारा उसने। ठीक है, अब ये तो रह गई यूरोप, ये अपने फ्रांस की बात। फ्रांस मान लो ये है ना, ये फ्रांस है। उसने क्या किया, थोड़े से जो फ्रांस के बाहर बाहर के जो इलाके थे ना उनको भी थोड़ा सा कब्जा कर रखा था, उस पर नियंत्रण कर रखा था। वहां पे भी उसने थोड़े से बदलाव किए। क्या किए, उसने क्या किया, जो वहां पे जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या होती थी, पहले जो किसान होते थे उनसे जो जो राजा था वहां का, राजा अपने क्या रखता था, सामंत रखता था, छोटे छोटे काफी सारे जमींदार आप कह सकते हो। तो वो क्या करते थे, कर इकट्ठा किया करते थे लोगों से, तो वो उनको काफी परेशान भी किया करते थे। तो उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब क्या करते थे लोग, डायरेक्ट राजा को ही कर दिया करते थे इस व्यवस्था के समाप्त हो जाने के बाद।
ठीक है, और वहां पर जो प्रशासनिक विभाजन था उसको सरल बनाया। प्रशासनिक विभाजन जैसे हमारे भारत में अभी क्या है, केंद्र, राज्य और अपने स्थानीय सरकारों में प्रशासन का विभाजन है कि भाई इस प्रकार से शासन होगा। तो उसने वो जो उनका विभाजन था वहाँ पे थोड़ा सा जटिल था, हार्ड टाइप का था, तो उसको सरल बना दिया। सरल मतलब काफी खंडों में विभाजित कर दिया होगा ताकि प्रशासन ढंग से चल सके। तो इतना हमने देखा कि ये जो नेपोलियन की संहिता थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, अब आगे का लेक्चर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नागरिक संहिता की बात हो चुकी है। ठीक है, नेपोलियन ने कुछ प्रशासनिक बदलाव किए वो हमने देख लिए। अब हम क्या देखते हैं, जो प्रशासनिक बदलाव इसने किए। ठीक है, प्रशासनिक बदलाव इसने किए, प्लस इसने लोगों को फायदा हो रहा था। ठीक है, इसने अलग से क्या किया, कर बढ़ाए। ठीक है, और जो फ्रेंच की जो सेना थी वहां पर जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया गया। तो क्या लिखेंगे, जबरन भर्ती। ठीक है, अब दो चीजें हो गई, नेपोलियन ने काम किए दो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, सबको पता है। इससे लोगों को फायदा हुआ, इससे हुआ नुकसान। तीसरे हम तरफ हम क्या देखते हैं, जो वहां की जनता थी, जनता थी, अब वो दोनों को देख रही थी, भाई फायदा हो रहा है प्रशासनिक बदलावों से और यहाँ पे कर बढ़ाने से नुकसान भी हो रहा है काफी। तो हम क्या देख रहे हैं कि लोग जो थे, जनता जो थी, उनको नुकसान ज्यादा दिखने लग गए। उनको क्या करने लग गए, नुकसान जो है ज्यादा दिखने लग गए, किसकी अपेक्षा, फायदे। मतलब फायदे तो उनको कम दिख रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन जो नुकसान है वो काफी ज्यादा दिखने लग गए। तो ये कारण था, छोटा कारण था नेपोलियन की सत्ता की बहाली का। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे किस प्रकार से यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक है, ये लेक्चर सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, तो जरूर से इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले और भी जो लेक्चर्स हैं सभी का आप समझ पाए ढंग से। ओके, बाय बाय।